May I come in, sir? Good afternoon, sir. Yes. आपका बायोडाटा देखने पर पता चला कि आपका जो है आईआर में अच्छी रुचि आती है, आप उसमें डिस्कशन होते हैं। Yes. तो क्यों ना आईआर से बात करें? चलिए बताइए, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का क्या कंसेप्ट है? सर, जितनी भी ग्लोबली एक रिप्रेजेंटेशन रहता था, तो वो कहीं ना कहीं, चाहे वो यूएनएससी रहा हो या जो भी बड़े G20 रहा हो, उसमें ग्लोबल नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा देखने को मिलता था। बट विगत कुछ टाइम पे ऐसा देखा गया कि साउथ का रिप्रेजेंटेशन भी लगभग हर फील्ड में बढ़ रहा है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो। तो एक नया ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट आया कि उनकी भी लीडरशिप प्रॉपर रिप्रेजेंटेड रहे, और ऐसा कॉन्सेप्ट जापान ने इसको लीड किया था। चेक डिप्लोमेसी क्या होती है? सर, चेक बुक डिप्लोमेसी एक कॉन्सेप्ट था जिसके तहत ऐसा अवधारणा थी कि अपने स्ट्रेटजी है सर एक टाइप की, कि जिसपे एक आप फंडिंग मैकेनिज्म के थ्रू डिप्लोमेटिक चीज़ों को चेंज करवाना या डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करना। ठीक है, तीन डिप्लोमेसी के मैं नाम दूंगा, उनको आप एक्सप्लेन करिएगा। एक है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, और एक है हार्ड डिप्लोमेसी, एक है सॉफ्ट डिप्लोमेसी। ये क्या होती है? सर, एग्जैक्टली नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट अगर आप कहें तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। सर, हार्ड डिप्लोमेसी एक ऐसी है कि जब कोवर्सिव एक्शन लेके अपनी चीज़ों को, अपने मोटिव्स को पूरा कराया जाए, और सॉफ्ट डिप्लोमेसी है कि वो कल्चरल और मूवीज़, सिनेमा, इन सब के थ्रू भी, या आर्ट, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिप्लोमेसी होती है। और शार्प डिप्लोमेसी सर मैं रिकॉल नहीं। जब मैं फॉरेन पॉलिसी को पढ़ता हूँ या दुनिया के जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब कोई विश्व में लीडर नहीं बचा है, मतलब विश्व का कोई नेतृत्व करने वाला राष्ट्र नहीं है। इसकी वजह से जो दुनिया है कहीं ज्यादा फ्रैक्चर्ड है, जिसकी वजह से संरक्षणवाद बढ़ रहा है, डीग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ट्रेड वॉर हो रहे हैं, है ना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स नजर आती है। ऐसा क्यों हुआ है? सर, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ऐसा बोला गया था कि वर्ल्ड एक यूनिपोलर है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लीडरशिप में चला था। बट उसके बाद जब कोल्ड वॉर का टाइम आया और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद जब 1992 जैसे अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तो उसके बाद में लगभग कई कंट्रीज़ ने अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू अपना वो स्थान वर्ल्ड में बनाया। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की अवधारणा उसके बाद से आई। तो ऐसा कहना उचित नहीं है कि किसी एक कंट्री के नेतृत्व में ही इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स को किया जा सकता है। बजाय यूएनएससी के रिफॉर्म्स हों या डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म्स हों, तो इनको कहीं ना कहीं स्ट्रांग और इनकी मैकेनिज्म को स्ट्रांग करके इन सब प्रॉब्लम्स को। जब अमेरिका की लीडरशिप में तरीके से दुनिया चल रही थी, तो कुछ अधिक शांति दिखाई देती थी, लेकिन लगभग 2017-18 के बाद हम देखते हैं दुनिया ज्यादा फ्रैक्चर्ड दिखाई देती है। ठीक, इसलिए भी जैसे G20 का सम्मेलन इंडिया में होने वाला है, हमारी लीडरशिप में बात की तरफ से बात आ रही कि संशोधित बहुपक्षवाद चाहते हैं। ठीक है, संशोधित बहुपक्षवाद, क्योंकि जब से एडीबी संस्थान AIIB और तमाम इंस्टीट्यूशन एशिया में डेवलप होने लगे हैं, तब से ये यूनिपोलर वर्ल्ड का कांसेप्ट तो वैसे भी खत्म हो चुका था, मल्टीलैटरलिज्म आ चुका है। लेकिन उसमें संशोधित बहुपक्षवाद कहने का क्या मतलब है? सर, संशोधित बहुपक्षवाद एक ये है कि जो रियल रिप्रेजेंटेशन है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिले वर्ल्ड में, जो जहाँ तक पहले के दौर में नहीं था। जैसा कि आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है ये ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 2.5, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसीज क्या होती है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कि आपने देखा होगा रिसेंटली श्रीलंका क्राइसिस हुई थी, क्या मेजर रीजंस रहे इसके? सर, श्रीलंकन क्राइसिस के मेजर रीजंस थे। एक, श्रीलंकन क्राइसिस टूरिज्म इकोनॉमी बेस्ड नेशन है, तो कोविड-19 क्राइसिस आने के बाद कहीं ना कहीं टूरिज्म क्राइसिस थी वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी प्रमोट किया था अपनी कंट्री में, जो एकदम से फ्लिप चेंज था, और कहीं ना कहीं वो उनके प्रोडक्शन को उसने रोका, और एग्रीकल्चरली वो काफ़ी
निगेटिवली इम्पैक्ट रहे, और तो ये भी क्राइसिस रही। और तीसरा जो उनका एक इंटरनल सिक्योरिटी जो फ्रैक्चर्ड सोसाइटी काफ़ी टाइम से चल रही थी, उसका भी इकोनॉमी में रोल रहा था। कहीं नेपोटिज्म से झगड़ी तो नहीं हुआ नजर आती है? नेपोटिज्म का इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिलता है पूरे श्रीलंका की गवर्नमेंट? यस सर। सर वहाँ की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल फैमिली का इम्पैक्ट भी है और उनका काफ़ी प्रभाव भी है। तो डेमोक्रेसी अगर उतने स्ट्रांग मेजर में नहीं फॉलो की जाएगी तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपके हिसाब से डेमोक्रेसी के स्ट्रांग मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं? सर डेमोक्रेसी का स्ट्रांग मेजर्स हैं कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो पॉलिटिकल विल है उसको ऊपर रखना, और स्ट्रांग इलेक्शन मैकेनिज्म हो, और इम्पार्शियल इलेक्शन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसेस हो। ये बेसिक मेजर्स हैं जिसमें आप स्ट्रांग डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर सकते हैं। यस सर। और सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बराबर ही रिलेशंस में गुजरात डॉक्ट्रिन्स का नाम सुना है? यस सर। गुजराल डॉक्ट्रिन कहती है कि हमें अपने नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमको खुद से इनिशिएटिव लेके फ्रेंडली स्टेटस जो है मेंटेन करना चाहिए। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से अलग करके कैसे देखते हैं? अगर तीनों को कंपैरिजन किया जाए और बेसिक डिफरेंसेस देखे जाएं तीनों उसमें, तो क्या कैसे आप उनको अलग करेंगे? सर लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली ये अपने इंडिया के ईस्टर्न साइड को डेवलप करने के लिए, ईस्टर्न कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, मतलब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री है डेवलप होना है दूसरे के लिए। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को ही एक फर्दर मेजर देके एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत जैसे बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट हो उसको हमने अपने इंडियन स्टेट्स के जो पोर्ट हैं उसके साथ में लिंक किया पश्चिम बंगाल के साथ में। इसी तरह हमने थाईलैंड की इकोनॉमी के साथ अपने ईस्टर्न साइड को इंटीग्रेट किया। और जो गुजराल डॉक्ट्रिन ये कहती थी कि लगभग हर कंट्री के साथ में नेपाल हो चाहे भूटान हो, हर कंट्री, पाकिस्तान हो, इवन जो एनिमी स्टेट्स हैं उनके साथ भी इक्वल रिलेशनशिप की बात करती थी। क्या हम इक्वल रिलेशन रखते हैं? अगर हम बात करें अगर नेपाल भूटान क्या इसके साथ हमारे इक्वल रिलेशन है, सबको एक तरह से देखते हैं? सर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को कहीं ना कहीं हम जो है बराबर इक्वल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, चाहे वो बिम्स्टेक का प्लेटफॉर्म हो हमने रखा है। और जैसे पाकिस्तान और चाइना हमारे लिए थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेटनिंग रहे हैं, तो हम उसको एनिमी स्टेट का भी जो दर्जा दिया जाता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी अनइक्वल चीज़ें नज़र आती हैं, बट वो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। देखते आता है कभी कभी बीच में नेपाल बागी हो जाता है, नेपाल चाइना के फेवर में चला जाता है, ऐसा भी भूटान तो ऐसा अभी तक आप लोग की जर्नी अभी तक रही है उसमें? यस सर। सर नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत पुराने हैं, और जब से नेपाल का अर्थक्वेक आया था उसके बाद में जो मधेसी क्राइसिस वहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद से ये चीज़ें देखने को मिली थी। बट वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा अलाइनमेंट रहता है, तब ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सॉरी सर, मैं नाम नहीं रिकॉल कर रहा पर अर्थक्वेक के बाद से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। ये 2015 में अर्थक्वेक आया था। 2015 से पहले मधेसी की समस्या नेपाल, भारत और नेपाल संबंधों के बीच में नहीं रहती थी। सर वो नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन 2015 के बाद में बनना स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद में नेपाल का संविधान बन गया। यस सर, नेपाल का संविधान बन गया है। बना नेपाल का संविधान सर 2015-16 का एग्जैक्टली मैं नहीं कर पाया। हाँ सर, अभी ऑन गोइंग है। तो कारण है मधेसी, अगर मुझे आपको एक नटशेल में समझाना हो कि मधेसी को लेकर क्या समस्या है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि नेपाल का हमारा रोटी बेटी का संबंध है। अभी हम कहते हैं कि नेपाल की जवानी और नेपाल का पानी दोनों खास के काम आता है। तो इतना क्लोज रिलेशन है, तो फिर इस बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो जाती है? सर इनके पीछे मुख्य जो कारण है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कमी का ही है। और चूँकि नेपाल के साथ हमारी सिविलाइजेशनल लिंकेज हैं, चाहे वो रामायण से लिंक करके रहा हो या प्रेजेंट उसमें भी है, लैंग्वेज के, त्यौहार के, और इवन देवनागरी स्क्रिप्ट भी हमारी सेम है,
तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लस जो चाइना का जिसको एक डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा गया है, उसके तहत जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके बाद ये चीज़ें देखने को मिली हैं। बट प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा जो है काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए गए हैं इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। अभी नेपाल सरकार में एक गंडक रिवर से जो है पत्थर को जो है शालिग्राम पत्थर को जो है लिफ्ट किया है भारत सरकार ने मूर्ति बनाने के लिए, तो इससे क्या संबंध को कैसे देखते हैं कि इस पत्थर से कितने संबंध को सुधार? जी सर, चूँकि सांस्कृतिक विरासत जो है भारत और नेपाल के बीच का प्रमुख केंद्र रहा है दोनों के रिलेशंस को स्थापित करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ज़रूर ये अच्छा और बेहतर कदम होगा आगे के परिदृश्य में। एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि अगर आपको भारत की जो विदेश नीति है जब से भारत आज़ाद हुआ और तब से लेकर आज तक कहाँ आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक सिंगल लाइन से मैं आपको जो इंट्रोड्यूस करा दीजिए। सर 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रधानमंत्री उस नेतृत्व में एक हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के ऊपर कोविड वैक्सीन लेने की पहली बार जो है क्षमता देखी गई। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बांग्लादेश को जो आज़ाद कराया गया, तो वो भी एक कोविड लीडरशिप का नतीजा रहा था। उसके बाद थोड़ा सा जो है चौधरी चरण सिंह जी की उसमें, और जब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की स्टार्ट हुई पाकिस्तान और इंडिया में, तब एक काफ़ी एक्सट्रीमिज़म को उस टाइम पे बढ़ावा मिला। फिर 1989 में जब जम्मू कश्मीर का में से पलायन शुरू हुआ, तो उसके बाद से इकोनॉमिक 1992 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तो कहीं ना कहीं जो है उसके बाद से ग्लोबल रिलेशनशिप जो है वो प्रो नहीं, रशिया के साथ भी वैसी इस्टेब्लिश हुई जैसी अमेरिका के साथ भी वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ जैसा रशिया के साथ था। और 2014 के बाद हमने एक तरह से अपने को काफ़ी ग्लोबली और इंटरनली दोनों तरीके से हमने काफ़ी स्ट्रांगली अपने को रिप्रेजेंट किया, और आज उसी की वजह से शायद G20 की हमें लीडरशिप भी मिली हुई। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी तबला वादन है, और यस सर। बजाते हैं या सुनते हैं? बजाता हूँ सर। भारत के किसी बड़े तबला वादक का नाम बता। सर उस्ताद, सर मैं भूल रहा हूँ, पुराने मुझे याद हैं, शांता प्रसाद मिश्र जी थे, और उस्ताद सिद्धार्थ खां थे, और सबसे बड़ा नाम तो आप बोलिए। हाँ सर मुझे चेहरा याद है, जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन साहब। अच्छा, तबले पर एक ब्लैक स्पॉट होता है, ठीक है, क्या होता है ये और क्या बोलते हैं उसको पर्टिकुलर? सर उसको स्याही बोलते हैं, और वो आयरन और कुछ कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। मेजर उसमें आयरन होता है और कार्बन ब्लैक रहता है। सर वो जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं तबले में जब साउंड देते हैं, चाहे किनारे हो या बीच में हो, तो वो जो वाइब्रेशन होते हैं उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो वो उसको मेंटेन करने के लिए रहता है। अच्छा, तो तबला वादन आप कब करते हैं? सर मैं हफ्ते में कभी 2 बार, या जब मुझे टाइम मिल गया तो उस तरह रहता है। ये नौकरी के दौरान ये तबला वादन का क्या आप वहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इसको आप अपनी नौकरी और दूसरी? जी सर इसको तो एक तो मैं अपने पर्सनली ये मुझे बहुत चार्ज कर देता है और एक्टिव हो जाता है, और एक स्ट्रेस जो माहौल होता है उसको ख़त्म करता है। दूसरा एक लोगों को कनेक्ट करने के लिए जो ऐसा तबला वादन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इतना स्ट्रेस फील कर देता है, ठीक है? सर जब ये धीरे धीरे जिसको मध्यम लय से शुरू होकर जब ये द्रुत फिर द्रुत विलंबित लय तक जाता है, तब वो कहीं ना कहीं एक ट्रांस की पोजीशन होती है जिसको बोला जाता है। तो जब फिजिक्स में जैसे बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है रेजोनेंस की कंडीशन में, तो वो आप उसमें जो है हर चीज़ को भूल कर एक नया एहसास होता है, तो इस वजह से काफ़ी स्ट्रेस फ्री होता है। इसमें एज ए नायब तहसीलदार वर्क करते हैं? सर अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, पिछले वर्ष चयन हुआ था। तो क्या देखते हैं एज ए नायब तहसीलदार
आप सर एक तो रेवेन्यू डिस्प्यूट्स जो लैंड रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे केसेस में मोर देन 70% का आंकड़ा उन्हीं का है। तो वो डिस्प्यूट्स जो बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से जो लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो। नायब तहसीलदार किसके अंदर काम करते हैं, कौन से ऑफिसर्स के अंदर काम? सर नायब तहसीलदार ज़िले में डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा तहसील में अपॉइंट किया जाता है और वो तहसीलदार और एसडीएम के दोनों के जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं। जीडीपी एक तरफ है, थोड़ा इसको समझाइए क्या है? जी सर, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और इसके है कि नेशनली बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का मूल्य होता है उसका जो आकलन होता है वो जीडीपी कहलाता है। एंड सर्विसेज के मूल्य का थोड़ा सा वहाँ पे पर्टिकुलर टर्म यूज है, नेशनल बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के अंतर्गत, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज कैसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं? सर ये लगभग फाइनल गुड्स, हाँ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स और नॉर्मली गुड्स में क्या डिफरेंस है? यस सर। सर जो जैसे कोई गुड्स की प्रिपरेशन के लिए मान लीजिए अगर सपोज किया जाए टायर है तो जैसे रबड़ हो गया, उसके बाद जो उसमें चीज़ें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसको हम कंसीडर करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट प्रोसेस को। अंतिम उत्पाद का ही क्यों जीडीपी कैलकुलेशन में क्योंकि सर उसका बार बार जो है एडिशन होता रहता है हर स्टेज में, तो वो डुप्लीकेशन हो जाता है, इस वजह से हम फाइनल ही लेते हैं। सर जैसे टैक्स हर स्टेज में अगर हम टैक्स लग रहा है तो उसको हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम और सॉरी आप सर इतना ही अभी रिकॉल करें। प्रोडक्शन के जो मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं? उत्पाद, प्रोडक्शन, आपका वीडियो में इंग्लिश है, उत्पादन के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? सर लैंड, लेबर, वेज एंड लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल में कितने तरीके की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? अच्छा, इसमें एक ह्यूमन कैपिटल की बात है, ठीक है, और एक आपका रनिंग कैपिटल, कैश कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है? सर ह्यूमन कैपिटल एक स्किल डेवलपमेंट अगर किसी पर्सन का किया जाए तो उसके द्वारा जो भी सर्विसेज या हमको प्रोडक्ट मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन कैपिटल का फॉर्म होता है। और कैश कैपिटल इन द सेंस कि जो हम बिजनेस में अपनी के जरिए मतलब बताइए कैश कैपिटल जिनका यूज हम प्रोडक्शन में कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स बताइए। सर जैसे मशीन हो गई सर, तो कैश कैपिटल का एग्जांपल है। अच्छा, आपने कुछ अपने प्राइजेस के बारे में यहाँ बताया, कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, आपने कोई इंस्पायर स्कॉलरशिप मैगजीन के बारे में, क्या है ये? सर ये इस इंस्पायर स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक स्कॉलरशिप दी जाती है जो टॉप 1% बच्चों को मिलती है जो क्लास 12th के बाद में पास करते हैं, साइंस स्ट्रीम में दिया जाता है। तो ये स्कॉलरशिप मुझे मिली थी और मैगजीन मैनेजर में अपने कॉलेज की जो मेरी मैगजीन थी उसका मैं मैनेजर था। ये सर बच्चों में साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए किया गया। स्कॉलरशिप को देके मतलब क्या चीजें मतलब डेवलप करने की कोशिश होगी, क्या क्या कैंपेन इसके साथ में आपको ऐड किया जाता है कि हाँ? सर इसमें नोबेल लॉरेट्स के साथ में इंटरेक्शन क्लास 12th में करवाया गया था, जिसके तहत 3 नोबेल प्राइज़ विनर थे तो उनके साथ में पर्सनल इंटरेक्शन था, प्लस जो अच्छे IITs थे, आईसेट थे, वहाँ पर जो रिसर्च लैब्स थी वहाँ पर हम लोग को ले जाने का मौका दिया गया था। IITs की बात आपने की है, अभी IITs में कैंपस सिलेक्शन पे 2 तरीके की कंपनियां आई वहाँ पर कैंपस सिलेक्शन के लिए, एक फॉरेन कंपनी थी और एक देसी कंपनी थी। जो वहाँ पर पैकेजेस दिए गए, इंडियन कंपनी की तरफ से जो पैकेज दिया गया वो 1.8 करोड़ और फॉरेन कंपनी की तरफ से जो पैकेज दिया गया वो 3.4 करोड़।
उस बच्चे को। अब यहाँ पर इस तरीके से क्या ये ऐसा नहीं शो कर रहा है कि जो देसी कंपनियां हैं वो आईआईटीज के वैल्यूएशन को कम कर रही है, इवन विदेशी कंपनियां उसको ज्यादा वैल्यू दे रही है? इसके पीछे का कारण क्या है और ये किस तरीके से जो हमारे देश के बेस्ट ब्रेन हैं उन्हें मतलब किस तरीके से उसको टैकल करेंगे? क्योंकि ब्रेन ड्रेन का तो कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। सर ये जो फॉरेन कंपनीज हैं तो उनका R&D डिपार्टमेंट अपने जो आईटी कंपनीज है उनके कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं वो काफ़ी उस स्टेज में काफ़ी आगे भी हैं। तो इस वजह से उनको यंग माइंड्स जो बहुत प्रोडक्टिव हैं वो उनको इंडिया के उसमें ही ज़्यादा मिलते हैं। तो चूँकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो अचीवर्स रहते हैं वो काफ़ी जो इंडियन कंपनीज हैं वो इतना पैकेज दे नहीं सकती 3.4 करोड़ का जितना फॉरेन कंपनीज दे रही हैं। सर एक रीज़न वो भी है, बट कहीं ना कहीं करेंसी एक्सचेंज मैनेज जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसके तहत भी रुपये की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बट कंपेयर टू देखा जाए तो वो उतना ही रहता है। तो मोर और लेस जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं बाहर का जो पैकेज सिस्टम है वो इसलिए लेते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे जो R&D का वहाँ पे अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं, इस वजह से उसको ज़्यादा लिया जाता है। वादन आपने कब से शुरू किया, कहीं सीखा है, किसी घराने को बिलोंग करते हैं? नहीं सर, मैं भातखंडे संगीत विद्यापीठ है जो उसका हमारे घर के हमारे क्षेत्र पे उसका एक लोकल इंस्टीट्यूट था उससे जुड़ा हुआ। सर मेरा गृह जनपद बांदा है और मैं कानपुर में मेरी प्रारंभिक शिक्षा में। यस सर। ब्रांच होती है ना जी। ये ऑक्टेव्स होते हैं म्यूजिक में, ऑक्टेव्स क्या होते हैं? सॉरी सर, अष्ट सप्तक होते हैं, तो कितने तरह के सप्तक हैं? सॉरी सर इसकी जानकारी नहीं। नाद क्या होता है? यस सर, नाद एक सर थोड़ा गेस कर सकता हूँ सर, एक ध्वनि या जो वाद्य यंत्र का से जो ध्वनि का एक ओरिजिन रहता है और वो एक कई स्टेजेस के थ्रू जब पास होता है तो जो फाइनल स्टेज का जो ध्वनि कही जाती है उसको नाद कहा जाता है। शायद अनाहत नाद कहलाता है। हाँ सर, वो अनाहत नाद मैक जो एक सकते हैं तबले पे अनाहत नाद? नहीं सर, प्रैक्टिस अभी उतनी अच्छी नहीं। मुर्गिया या ताने अंदाज में रख सकती हैं? सॉरी सर, मैंने बजाया नहीं और मुझे चलिए आप बांदा को बिलोंग करते हैं, कैन यू टेल मी एनीथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली इन बांदा? सर बांदा में कालिंजर फोर्ट है, हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है सर। उसको कहा जाता है कि अभी तक किसी ने जीता नहीं है उस किले को। किसने बनाया था? सर वो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। शेरशाह सूरी ने बनाया था? उन्होंने से बनाया तो विस्फोट हुआ था एक, उसमें मरा कौन था? उसमें हुमायूं मरा था। मरा था? आर यू श्योर? तो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लाइब्रेरी से सीढ़ियों से लड़खड़ा के बना था। That was not in Kalinjar. And neither the fort was built by शेरशाह सूरी। In fact, शेरशाह सूरी अपने तोपखाने का निरीक्षण कर रहा था तब तोप गलती से चलने पे वहाँ मारा गया था। Any other feature which you know about Kalinjar? You must know your native place, ना? तब तो महाजरूरी बर्थ प्लेस है आपका। बांदा में कालिंजर जो है वो काली जी का स्थान, और जब कहते हैं कि विष का पान किया, गरल का पान शंकर ने किया समुद्र मंथन के बाद, तो काली जी ने उनको इतना व्याकुल हुए कि वहां बुलाए। आज भी वहां जो शंकर की प्रतिमा उसमें अदृश्य पानी पता नहीं कहाँ से आता रहता है, उनको शीतलता प्रदान करता है। फिर काली जी ने वहां पे उनको स्थापित करके और फिर वो कलकत्ता चले गए। दिस इज अ माइथोलॉजिकल स्टोरी, कहना है कि कितना सही है, बट एटलीस्ट दीज आर द प्रेवलेंट लोर्स यू मस्ट नो अबाउट इट, है ना? आपका ऑप्शन सब्जेक्ट संस्कृत लिटरेचर? यस सर। 14 मायुषक सूत्र क्या है? यस सर। सर आई ई उ अड़ा रील री का ए ओ अंग। प्रोनाउंसिएशन क्या है? सर मैं वो कर नहीं पाता हूँ।
संस्कृत में किया क्या है उन्होंने, ये भी तो बात है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट तो किया, लेकिन वैसे आपने पढ़ा है संस्कृत? नहीं सर, पहले नहीं पढ़ा। आपने सब्जेक्ट पढ़ा तो उसमें होगा भी नहीं ना, कोर्स के हिसाब से प्रोफेशनली पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा आकाशवर्णी दीर्घ के बारे में बताइए। यस सर। सर ये दीर्घ संधि का सूत्र कहा जाता है। इसमें है कि अक प्रत्याहार के बाद अगर अक प्रत्याहार का वर्ण आता है तो वह दीर्घ हो जाता है। जैसे राम धन आलय रामालय, या विद्या प्लस आलय विद्यालय। आनंद एक शब्द है, इसको शुद्ध के द्वारा बताइए, विच्छेद करो। आनंद को, सॉरी सर, इको यणिच बताइए, इको यणिच। यस सर, इको यणच सर यण संधि का सूत्र है, जिसमें है कि अगर इक प्रत्याहार के बाद यण प्रत्याहार का वर्ण आता है तो अच प्रत्याहार का वर्ण हमको जो है रिजल्टेंट मिलता है। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। 12वीं के बाद हर स्टूडेंट के जहन में उठता है एक सवाल कि आखिर 12वीं के बाद क्या है उनके करियर की, इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी। 12वीं के बाद ये सारे कोर्सेज हमारे सामने ताथैया करने लगते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप सिविल सर्विसेज यानी कि IAS को कर सकते हैं क्रैक, तो शायद आपको ये मजाक लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने IAS बनने की सपने को कर सकते हैं साकार आकार के जूनियर IAS बैच के साथ। तो आकार के जूनियर IAS बैच का हिस्सा बनने के लिए आप अपकमिंग 23 अप्रैल को होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तथा आप सिविल सर्विसेज की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आकार जूनियर IAS बैच के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए, या इससे जुड़ी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप हमारी ब्रांच पर आकर के विजिट भी कर सकते हैं।